नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे शानदार दौरों में से एक यानी मुगल साम्राज्य की कहानी को समझने वाले हैं। और हाँ, हम खास तौर पर उन सभी टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली एसएससी के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। पानीपत की उस एनशाइडिंदे लड़ाई से लेकर ताजमहल की बेमिसाल खूबसूरती तक मुगल काल ने इस उपमहाद्वीप की संस्कृति, प्रशासन और आर्किटेक्चर सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, 300 साल से भी ज्यादा का ये दौर, इसकी एक ऐसी विरासत है जिसे समझना आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस साम्राज्य की कहानी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि इसकी नींव कैसे पड़ी, फिर अकबर के दौर की बात करेंगे, उसके बाद उनकी बहुत ही यूनिक मनसबदारी सिस्टम को जानेंगे, फिर आएगा शाहजहां और आर्किटेक्चर का दौर, और आखिर में मुगलों की धार्मिक नीतियों में आए बदलावों को समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर इस इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी कैसी गई? तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1526 में, पानीपत की पहली लड़ाई। यहाँ बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हाँ, बीच में कुछ समय के लिए सूरी साम्राज्य ने हुकूमत छीन ली थी, लेकिन 1555 में बाबर के बेटे हुमायूं ने गद्दी वापस हासिल कर ली और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में अकबर बादशाह बने और यहीं से साम्राज्य का सुनहरा दौर शुरू हुआ। चलिए अब सीधे अकबर के दौर में चलते हैं, जिन्हें अकबर आजम भी कहा जाता है। वो वाकई में मुगल साम्राज्य के असल आर्किटेक्ट थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जो लंबा शासनकाल था ना, वो सिर्फ लड़ाइयों और जीतों के बारे में नहीं था। अरे, उन्होंने तो डिप्लोमेटिक तरीकों से और कमाल के प्रशासनिक और सांस्कृतिक सुधारों से साम्राज्य को एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन दिया। और उनके दरबार की एक बहुत बड़ी खासियत थी उनके नवरत्न, मतलब 9 ऐसे सलाहकार जो अपने अपने फील्ड में माहिर थे। राजा टोडरमल जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने दुनिया का पहला लैंड सर्वे सिस्टम बनाया, या फिर अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखी। और हाँ, तानसेन और बीरबल को कौन भूल सकता है। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। देखिए, अकबर के शासन के 2 पहलू दिखते हैं। एक तरफ उन्होंने 1563 में गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया, जो एक बड़ा कदम था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ हिस्टोरिकल सोर्सेज उनके खुदारोस त्योहार जैसे कामों की आलोचना करते हैं या गोंडवाना की रानी के साथ उनके बर्ताव पर सवाल उठाते हैं। तो इससे पता चलता है कि अकबर एक कॉम्प्लेक्स फिगर थे, जिन्हें सिर्फ अच्छा या बुरा कहकर नहीं समझा जा सकता। तो सवाल ये है कि इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे गया? इसका जवाब अकबर ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से दिया। नाम था मनसबदारी सिस्टम। चलिए देखते हैं ये क्या थी। तो ये पूरी व्यवस्था मनसब शब्द पर टिकी थी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका सीधा मतलब है पद या रैंक। ये एक ग्रेडेड सिस्टम था जो प्रशासन के हर अधिकारी का रैंक, उसकी सैलरी और उसकी मिलिट्री जिम्मेदारी सब कुछ तय करता था। और इसका सबसे जरूरी हिस्सा ये था कि हर मनसबदार के रैंक के 2 हिस्से होते थे, जात और सवार। जात से तय होता था कि अधिकारी का पर्सनल स्टेटस और सैलरी क्या होगी, और सवार से ये तय होता था कि उसे शाही सेना के लिए कितने घुड़सवार सैनिक रखने होंगे। कितनी क्लेवर सिस्टम थी, है ना? अकबर ने 1575 में इसे लागू किया, और इसकी सबसे खास बात ये थी कि इसने सिविल और मिलिट्री दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस को एक सिंगल स्ट्रक्चर में इंटीग्रेट कर दिया। इसी अनोखी सोच की वजह से एक लॉयल और सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनी, जो मुगल साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। तो जब साम्राज्य में स्टेबिलिटी आई तो जाहिर है पैसा भी खूब आया, और इसी दौलत और स्थिरता का नतीजा था आर्ट और आर्किटेक्चर का सुनहरा दौर, जो सम्राट शाहजहां के समय में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचा। कहा जाता है कि शाहजहां ने अपने पूर्वजों की तरह अपनी ताकत दिखाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनवाई, बल्कि उन्होंने बेहद खूबसूरत और नफासत भरी इमारतें बनवाईं। उनका जोर साइज पर नहीं, एलिगेंस पर था। और इसका सबसे बड़ा सबूत ताजमहल। अरे, ये कोई मामूली इमारत नहीं थी, एक मैसिव प्रोजेक्ट था। जरा सोचिए, 22,000 मजदूर लगे थे इसे बनाने में, और उस जमाने में इस पर करीब 3 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्च आया था, जो आज के हजारों करोड़ों के बराबर है। तो मुगल वास्तुकला की पहचान क्या है?
आपको ये बड़े गोल गुंबद दिखेंगे, चार बाग स्टाइल के बगीचे, पत्थर पर बारीक नक्काशी वाली जालियां और कीमती पत्थरों से की गई पिएट्रा ड्यूरा की कारीगरी। ये असल में पर्शियन, सेंट्रल एशियन और इंडियन स्टाइल्स का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो इसे बिल्कुल यूनिक बनाता है। और अब आते हैं सबसे क्रिटिकल टॉपिक्स में से एक पर, जिसने साम्राज्य की किस्मत तय करने में एक बड़ा रोल निभाया। वो थी मुगलों की धार्मिक नीति। और ये अलग अलग बादशाहों के दौर में बहुत अलग अलग रहीं। अकबर की पॉलिसी का कोर आइडिया था सुलेह कुल। ये एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है सबसे शांति या यूनिवर्सल पीस। इसका मकसद था एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना जहां अलग अलग धर्मों के लोग मिलजुल कर रह सकें और किसी के साथ भेदभाव न हो। अब यहाँ देखिए, अकबर और उनके परपोते औरंगजेब की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ अकबर थे जो सुलह कुल पर चल रहे थे, जजिया टैक्स हटा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब जो एक कठोर सुन्नी इस्लामी नीति पर चल रहे थे। उन्होंने जजिया टैक्स वापस लगा दिया, नए मंदिर बनाने पर रोक लगा दी और दरबार से संगीत तक को हटवा दिया। और जाहिर है, सोच में आए इतने बड़े बदलाव का असर भी बहुत गहरा पड़ा। औरंगजेब की नीतियों ने आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को साम्राज्य से अलग थलग कर दिया। इससे वो भरोसा और वफादारी कमजोर हो गई, जिसने इतने बड़े साम्राज्य को सदी से भी ज्यादा वक्त तक जोड़े रखा था। और कई इतिहासकार इसे मुगल साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण मानते हैं। तो मुगलों की ये कहानी उनकी उस रेवोल्यूशनरी मनसबदारी सिस्टम से लेकर उनकी एकदम अलग अलग धार्मिक नीतियों तक हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि किसी भी साम्राज्य की अपनी इंटरनल पॉलिसीज ही उसके स्वर्ण युग और उसके पतन दोनों की कहानी लिखती हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि प्रशासन से लेकर धर्म तक ये नीतियां आखिर किसी भी साम्राज्य का भाग्य कैसे तय करती हैं।